अब भैया थोड़ी देर इधर भी ध्यान दे लो, विधायक जी से बाद में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं देखिए विधायक जी, आप आए हैं और ये मंगाए गए, इतना फर्क है, तो आप मंगाए हुए लोगों को सुनिए। बहुत अच्छी कविता आप अभी लोग सुन रहे थे, स्वागत हो। मैं काव्य पाठ करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि जिस महामानव का जन्मदिन हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, उस महामानव को मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा नमन करूं, उनका प्रणाम करूं। तो आप लोगों से मात्र निवेदन मेरा इतना है, भाई साहब बैठ जाए प्लीज, बैठ जाओ, अब डिस्टर्ब मत करना। बस आप लोगों से मात्र मेरा निवेदन ये है कि मैंने जो श्रद्धेय अटल जी के लिए जो उनके सम्मान में कुछ लिखा है, मैंने उसको अपनी पूजा माना है, और ये मेरी पूजा तब तक सफल नहीं होगी तब तक आप अपनी तालियों से उसका अभिषेक नहीं करेंगे। मैं मात्र निवेदन आपसे इतना करना चाहता हूं कि जब मैं पूजा की वो पंक्तियां पढ़ूं तो आप किसी व्यक्ति का एक हाथ खुलना चाहिए, किसी के हाथ बंधे नहीं रहने चाहिए। अगर किसी का हाथ बंधा रहता है तो मैं समझूंगा कि मेरी पूजा सफल नहीं हुई है। मैं आपसे जब कविता पढ़ूंगा तो किसी तरह का कोई निवेदन नहीं करूंगा, मात्र इन 4 पंक्तियों के लिए मैं आप सबसे अपना आशीष मांगूंगा। सुनिए। भ्रष्ट आचरण डोलता है चहु और यहाँ ऐसे में प्रकाश पुंज फिर से जलाइए, और जातिवाद धर्मवाद और वर्गवाद छोड़ नारा एक बार जय हिंद का लगाइए। कि देश हेतु खुद को मिटाया जिस मानव ने, उसी देवदूत के आदर्श अपनाइए, और राष्ट्र सारा होगा धन्य देख के दोबारा तुम एक बार फिर से अटल आप आइए, एक बार फिर से अटल आप आइए, एक बार फिर से अटल आप आइए। और साहब अभी आप विधायक जी के बारे में तमाम तरह की बातें कर रहे थे, विधायक जी हमें अपना नहीं मानते। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देता है उसका अस्तित्व तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। और विधायक जी का सम्मान और विधायक जी का बहुत बहुत बधाई मैं इसलिए देना चाहता हूं कि विधायक जी टूंडला से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि को याद रखते हैं। वो हर कार्यक्रम में एटा के हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो ये आरोप मत लगाओ बट टूंडला वालों को ज़्यादा मानते हैं। नहीं मैं तो यही के लिए कह रहा हूं। अब साहब थोड़ी सी आप मौज मस्ती के मूड में आ जाएं। देखिए साहब, इस मंच पर जितने भी कवि बैठे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है। मैं तो साहब इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक और बात सत्य है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कोई बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कुछ कम पढ़े लिखे भी बहुत अच्छा काम कर देते हैं। देखिए साहब, हमने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को इस देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसके आगे डॉक्टर लिखा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमने इस देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाया, बेचारा 10 साल में बोल भी नहीं पाया। जब बोला तो मात्र एक बच्चे से उसने बात की। फिर हमने साहब कुछ कम पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपना बनाया, एक चाय वाले को हमने अपना प्रधानमंत्री बनाया। और किसी की औकात है तो उसके सामने बोल जाए। ये अंतर होता है पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे में। देखिए, कुछ जो विरोधी टाइप के लोग हैं, एक बात कहते हैं, अक्सर कर आप लोगों ने सुना होगा विधायक जी, नरेंद्र मोदी बहुत फेंकू है, नरेंद्र मोदी बहुत फेंकू है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी फेंकू नहीं, नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा फेंकू है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के गद्दारों को, इस देश के चोरों को कुर्सी से इतना दूर फेंक दिया है कि अब वो तड़फ रहे हैं कुर्सी पाने के लिए। और ऐसे फेंकू प्रधानमंत्री पर हमको गर्व है। और साहब, एक दिन मेरी सोनिया गांधी जी से मुलाकात हो गई। मैंने कहा मैडम आपका बच्चा 50 साल क्रॉस कर चुका है,
आपका बेटा 50 साल क्रॉस कर चुका है, अगर कोई लड़की इसको भगा ले गई तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए इसकी शादी वादी कर दो। सोनिया जी कह रही मैंने तो उससे कहा है कि शादी कर ले, पर यूँ कहता है पहले प्रधानमंत्री बनूंगा तब शादी करूंगा। मैंने कहा मैडम आपको कांग्रेस का इतिहास पता है? कांग्रेस का इतिहास ये है कि वहाँ पहले एक प्रधानमंत्री मरता है तब दूसरा प्रधानमंत्री बनता है। पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, जब वो मरे तो लाल बहादुर शास्त्री बने, लाल बहादुर शास्त्री मरे तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी मरी तो राजीव गांधी बने, राजीव गांधी बने तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, नरसिंह राव मरे नहीं तो सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी नहीं, नरसिंह राव मरे नहीं तो सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी नहीं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और मैंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी जिंदा है तो तुम्हारे बेटे का तो नंबर आने से ही रहा। और मैंने कि सुनो, देखिए ताली आपने गलत जगह पे बजाई, ताली बजाने की बात तो अब कर रहा हूं मैं। और मैंने कहा सुनो मैडम, अब तो गेंद भाजपा के पाले में है, वहां का इतिहास दूसरा है, वहां तो एक प्रधानमंत्री जिंदा रहता है तब तो दूसरा बन जाता है। अटल जी जिंदा थे तो मोदी जी बन गए, और मोदी जी जिंदा रहेंगे तो योगी जी का नंबर आएगा। अब भैया चाहो योगी जी की। आप सुन रहे थे? आप सुन रहे थे? देखिए साहब, सुनिए साहब, एक दिन राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि हम पांडव हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले कौरव हैं। जब भाजपा वाले लोगों को ने ये देखा कि हमको इसने कौरव बता दिया तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उनसे पूछा कि ये बता हम कौरव कैसे हो, तू पांडव कैसे है? अब वो बेचारा कोई जवाब नहीं दे पाया। जब ज्यादा विरोध कर दिया भाजपा के लोगों ने तो राहुल गांधी ने अपने पीओ को बुलाया और पूछा कि ये बता, ये कौरव पांडव क्या क्या चीज है? अपने पीए से बोला देखना भाई साहब, टूटने वालों का कितना ख्याल है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अपने पीए से राहुल गांधी बोले कि भाई ये कौरव पांडव क्या चीज है? तो पीए बोला जब तुमको ये पता नहीं थी कि कौरव पांडव क्या है तो ट्वीट को कर बैठे। तो राहुल गांधी बोले भाई देख हो गया तो हो गया, अब मुझे बता ये चीज क्या है? कि ऐसा है साहब, ये महाभारत के पात्र हैं। कि महाभारत के पात्र जो टीवी पे आता था कि हाँ साहब वही है। कि तो यार मुझे टीवी दिखवा, महाभारत दिखवा, किस तरह से ये पात्र हैं। उनके लिए टीवी लाया गया, टीवी ला करके महाभारत उस पर शुरू की गई। और चित्र दुर्भाग्य से कौन सा आ गया वो सुन लो आप। चित्र आ गया उस पर दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, पांडव बेचारे मुंह लटका के बैठे हुए हैं, और सामने से भगवान कृष्ण उसकी साड़ी बढ़ा रहे हैं द्रौपदी की। ये आपने महाभारत देखा हुआ तो सीन आपके सामने आया होगा, तो इस सीन को ध्यान में रखना सा। राहुल गांधी ने कहा अपने पीए से, क्यों भाई ये बता, यहां पर एक महिला की इज्जत को तार तार किया जा रहा है और ये मूर्ख 5 मुंह लटकाए कौन बैठे हैं? पीए बोला साहब यही पांडव हैं। तो ये कौन है जो साड़ी खिंचवा रहे हैं? कि साहब ये कौरव है। और ये कौन है जो साड़ी बढ़ा रहा है? कि साहब ये भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने पीए से कहा यार मैंने तो गलती कर दी, मुझे अपने आप को भगवान कृष्ण कहना चाहिए था। पीए बोला साहब आप भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। अब यहां से लेके वहां तक अब मैं तालियां मांगता हूं आप सब लोगों की। पीए बोला कि साहब आप भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी बोले क्यों नहीं हो सकता? पीए बोला साहब भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां थी और तुम्हारी तो एक के भी लाले पड़े हुए हैं।
देखिए देखिए साहब, हम लोग गांव के लोग हैं और आप लोगों में से तमाम लोग ऐसे होंगे जो रहते तो शहर में होंगे लेकिन आपकी जड़ें गांव में जरूर होंगी। गांव की संस्कृति और सभ्यता से आप परिचित हैं। गांव की संस्कृति और सभ्यता क्या होती थी जब, हाँ तभी तो बता रहा हूं। हमारे गांवों की संस्कृति और सभ्यता सुनिए सभापति जी, क्या होती थी कि जब भी कोई घर में नई बहू आती थी तो उसको चेहरा मोहरा देखने के लिए हमें महीनों लग जाते थे, लेकिन साहब उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। आज तो बरमाल के नाम पर सबसे पहले दुल्हन की नुमाइश लगाई जाती है। ब्याह बारात तो आप भी करते होंगे, मैं भी साहब एक बारात में गया, वहां पर भी बरमाल का कार्यक्रम होना था। सजा समरा दूल्हा स्टेज पर बैठा था, सामने से दुल्हन अपनी 2 सहेलियों के साथ हाथ में बरमाल लेकर के आती है। इतने में फोटो, अच्छा अचानक फोटोग्राफर रूपी प्राणी प्रकट होता है। फोटोग्राफर ने उसको दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया। अरे बहन जी, दुल्हन के दाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए, बाएं हाथ को थोड़ा सा नीचे रखिए। फिर भी साहब उसको संतोष नहीं हुआ, जाकर के उसने दुल्हन का हाथ पकड़ा, मला इस तरह से पकड़िए। मैंने कहा फोटोग्राफर भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने सबके सामने दुल्हन का हाथ पकड़ लिया। फोटोग्राफर ने पहले तो मुझे घूरा, फिर मुझसे बोला भाई साहब फोटो आपको खींचनी है कि मुझे खींचनी है? मैंने कहा नहीं, फोटो तो तुझे ही खींचनी है। तो बोला तो आप चुप रहे, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को एडजस्ट करूंगा। मैंने कहा जब दुल्हन को तू ही एडजस्ट कर लेगा तो ये दूल्हा क्या करेगा? अच्छा है राहुल जी। देख रहे हो धुआं निकल रहा है, ये पूजा है। भूपेन भाई साहब बैठे हुए हैं। भूपेन भाई साहब अब तो सभापति हैं। एक समय था साहब ये बेरोजगारी, तो मैं भी बेरोजगार ही था। तो बेरोजगारी का दंश जो लोग बेरोजगार होंगे वो जानते होंगे। अगर बेरोजगार बच्चा घर में रहे तो घर वाले सारे दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम ही नहीं है, बेचारा बाहर निकल जाए, आवारा हो गया है, सारे दिन गांव में घूमता है, तो कुछ काम ही नहीं। ये स्थिति बनती है साहब। जब हम दोनों लोग बेरोजगार थे तो जहाँ कहीं भी कोई वैकेंसी निकलती थी हम एक आवेदन करते थे। हमने साहब एक प्राइवेट कंपनी में आवेदन किया, बहुत दिन पहले की बात है, और साहब वो प्राइवेट कंपनी ने इंटरव्यू के लिए हमें दिल्ली बुला लिया। भूपेन भाई साहब यहाँ से गए, मैं टूल लाइन मिल गया, हम बस से दिल्ली तक गए। मैंने भूपेन भाई साहब से कहा, मैंने देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न पूछते हैं इंटरव्यू वाले कभी एक जैसे पूछ लेते हैं, इसलिए तय कर लो यदि आपका नंबर पहले आएगा तो आप मुझे बताएंगे आपसे क्या क्या पूछा गया और आपने क्या क्या उत्तर दिए, और मेरा नंबर पहले आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये हमने बस में तय कर लिया। भाग्यवश जैसे ही हम इंटरव्यू स्थल पर पहुंचे, भाग्यवश मेरा नंबर पहले आ गया। उन्होंने पहला प्रश्न किया, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। सीधा साधा उत्तर था, मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, पृथ्वी की आकृति कैसी है? मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं चिपटी है, लेकिन बहस जारी है। तीसरा अंतिम उन्होंने प्रश्न किया, देश कब आजाद हुआ? मैंने कहा प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। अब भूपेन भाई साहब जैसे ही मैं बाहर निकल के आए तैयार खड़े, बोले क्या क्या पूछा और तुमने क्या क्या उत्तर दिया? अरे मैंने कहा पूछने के चक्कर मत पड़ो, उत्तर रट लो। पहले का उत्तर है श्री नरेंद्र मोदी जी, पहले का उत्तर है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे का उत्तर है कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं चिपटी है, लेकिन बहस जारी है। और तीसरे का उत्तर है प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। साहब जैसे ही इनका नंबर आया, बैठ जान दो कोई बात नहीं, जैसे ही साहब इनका नंबर आया इंटरव्यू के लिए, इनसे पहला प्रश्न पूछा गया, आपका नाम? भाई साहब आपका नाम? ये बोले श्री नरेंद्र मोदी। अब इंटरव्यू लेने वाला बड़ा परेशान कि मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री का नाम बता रहा, भैया तेरी बुद्धि तो ठीक है। तो ये बोले कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं चिपटी है, लेकिन बहस जारी है।
फिर उसने अपना माथा ठोका, बोला बुद्धि के मामले में इस बंदे का तो कोई ठीक ठाक सा उत्तर नहीं है। भैया चलते चलते तो बताता जा, आखिर तू पैदा कब हुआ? कि प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। देखो अच्छा है, अच्छा है अब साहब नहीं देखो, फिर भी सभापति बन गए और तुम्हें विधायक बना लाए। देखिए साहब, अभी आप सबने कोरोना काल झेला। कोरोना में ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसका नुकसान न हुआ हो जी, लेकिन साहब सबसे ज्यादा किसी वर्ग का नुकसान हुआ तो हमारा युवा वर्ग रहा, उसका सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान अच्छा। हुआ। मैं बताता हूँ ना जी क्यों भैया। उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। मुझे एक युवा साथी मिल गया, मैंने कहा भैया कोरोना पीरियड में तुमने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया? बोला भाई साहब पाया क्या, सब खोया ही खोया। तो उस बच्चे ने, उस युवक ने मुझसे अपनी वेदना व्यक्त की। वेदना में से मैंने हंसी निकालने का प्रयास किया, विशेष रूप से इस मोहल्ले के लिए समर्पित कर रहा हूं 4 लाख। सुनिए साहब कि मेरा बच्चे की वेदना सुनना साहब कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी गौना हो गया। मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी गौना हो गया। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे। अब हाथ खोलना साहब, हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। और साहब वेदना सुनिए साहब, 4 पंक्तियां और उसकी कि मेरा प्यार फिल्मी, एक सेकंड, मेरी प्रेम गाथा फिल्मी सीन हो गई, कि मेरी प्रेम गाथा फिल्मी सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमतिहीन हो गई। मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। और 4 पंक्तियां और सुनना साहब कि सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए। कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, फिर हाथ खोलना साहब अपने, कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। और देखिए साहब, बहुत दिन पहले हमारे महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया था, अब हमारे मोदी जी ने नारा दिया है स्वदेशी का। मैं सब पूरा समर्थन उनका करता हूं। और स्वदेशी की मैं विशेषता बताता हूं, देशी की विशेषता क्या, 2 पंक्तियों में आपको पूरा आनंद आएगा। सुनिए साहब कि देशी की महत्ता क्या बताएं गुरु, देशी की महत्ता क्या बताएं गुरु, गले के नीचे गई नहीं कि काम शुरू। देखिए साहब, अभी कुछ समय पूर्व कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, और मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जिस कश्मीर की धारा को उठाने के लिए तमाम नेता लोग, कोई कह रहा खून की नदियां बह जाएंगी, कोई कह रहा झंडे को उठाने वाले दिखेंगे नहीं, और उन सबको दरकिनार करते हुए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री ने पलक झपकते ही 370 को हटा करके इस भारत माता के मस्तक पर जो कलंक था उसको मिटाने का काम किया। मैं छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं साहब। स्वागत है, स्वागत है। कि जैसे ही धारा 370 हटी, जैसे ही धारा 370 हटी वैसे ही घटना घटी, जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी वैसे एक घटना घटी। जेल में बंद आसाराम झूमने लगा,
जेल में बंद आसाराम घूमने लगा और मोदी का फोटो लेकर बार बार चूमने लगा, और मोदी का फोटो लेकर बार बार चूमने लगा। यह देख जेलर बोला, लगता है आसाराम बोराया है या इसको पागलपन का दौरा आया है। यह सोच तुरंत डॉक्टर को बुलाया और आसाराम का पूरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी तरह स्वस्थ है, लगता है जेल के माहौल में ही मस्त है। तो जेलर ने आसाराम से कहा, तुम पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हो, जेल के नियमों से बिल्कुल नहीं डर रहे हो। तो आसाराम ने जेलर से कहा, इन पंक्तियों को संभालना साहब। आसाराम ने जेलर से कहा कि जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है, जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। और साहब इन पंक्तियों पे आप सबके हाथ खुलने चाहिए। मोदी है तो सब मुमकिन है। अरे जेलर साहब अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी, जेलर साहब अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी। अरे यार 370 हटी है तो कल 376 भी हट जाएगी। क्या बात है राम रावल जी, अच्छा। और साहब देखिए, अपने जो राहुल गांधी है ना, अपने जो राहुल गांधी हैं वो बड़े ही अजीब किस्म के नेता हैं। उनको जो काम जहां करना चाहिए वो वहां नहीं करेंगे और जहां नहीं करना चाहिए वहां करेंगे। ये इसलिए उनके सारे देश में फजीयत होती है। छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूं। अपने राहुल गांधी के काम है बहुत ही न्यारे, अपने राहुल गांधी के काम है बहुत ही न्यारे, इसीलिए इतनी उम्र में ही बेचारे अभी तक हैं कुआरे। अपने राहुल गांधी के काम है बहुत ही न्यारे, इसीलिए 50 साल की उम्र में भी हैं कुआरे। एक दिन संसद में आंख क्या चलाई कि सारे देश में अपनी फजीयत कराई। एक दिन संसद में आंख क्या चलाई कि सारे देश में अपनी फजीयत कराई। और यही आंख कहीं सही जगह चलाई होती तो सोनिया गांधी आज नाती पोते खिला रही होती। और साहब एक दिन राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हो गई। मुझसे बोले कि यार तुम कभी हो अपने तर्कों से सारे देश को संतुष्ट करते हो, मेरी एक बात का जवाब दो। मैंने कहा पूछो। ये बताओ सारे देश के लोग मुझे पप्पू क्यों कहते हैं। मैंने राहुल गांधी को जवाब दिया। आपको लगे कि मैंने सही जवाब दिया है तो आप सबका आशीष चाहता हूं साहब। मैंने कहा कुछ दिन पूर्व अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आया, कुछ दिन पूर्व अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आया। कहिए भाई साहब मैंने सही फरमाया। कुछ ही घंटों में वो नमस्ते और जय हिंद बोल गया, जिसे सुन हर हिंदुस्तानी का मन डोल गया। तुम्हारी माँ ने पिछले 50 साल से देश में रहना कर दिया था शुरू, वो आज भी नर्मदा को नर्मदा और तेलंगाना को तेल लगाना बोलती है गुरु। तुम्हारी माँ ने पिछले 50 साल से देश में रहना कर दिया था शुरू, वो आज भी नर्मदा को नर्मदा और तेलंगाना को तेल लगाना बोलती है गुरु। ऐसी माँ अपनी संतान को क्या संस्कार दिलाएगी, और ऐसी माँ की औलाद पप्पू नहीं तो और क्या कहलाएगी।